अब नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि पोटेशियम विल बी लॉस्ट मोस्टली फ्रॉम विच सेगमेंट फॉलोइंग डाइटरी इरेगुलरिटीज़। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, अब इस जगह में हम क्या करेंगे पता है, इस जगह में हम करेंगे कि TS545 में हमने जितना भी पढ़ा है ना, YME1 YME2 की है, जे की, ठीक है ना, तो वहाँ से आगे जो है ना YME3 से आगे, ठीक है ना, हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा क्या कौन बनता है, यहाँ तक जो TS545 की 1 घंटा 27वें मिनट तक हमने ये किया हुआ है, ठीक है ना। उससे आगे हम इस पे करेंगे, ये हमारा बनता है, कौन बनता है, ये हमारा TS713 बनता है, ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो एमसीक्यू क्या है कि पोटेशियम विल बी लॉस्ट मोस्टली फ्रॉम विच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन फॉलोइंग डायट्री इरेगुलरिटीज। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ याद रखें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे थायजाइड्स काम करते हैं, और थायजाइड्स लाइक डायूरेटिक्स भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो सेल है, यहाँ पे हम एक सेल बनाएंगे अभी, ठीक है ना। ये सेल नॉर्मली कैसे काम करता है सोडियम और कैल्शियम की हैंडलिंग में, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि थायजाइड डायरेटिक्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब देखें, ये हमने एक सेल बड़ा करके दिखा दिया, ये सेल का ये जो एरिया है ना, ये बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जबकि ये एरिया जो है ना, ये लुमिनल मेम्ब्रेन को मैं कलर करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये लुमिनल मेम्ब्रेन है। अब जबकि देखें दूसरे सेल्स की तरह इन सेलों में भी बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा सोडियम पोटेशियम ATPases बनते हैं, ठीक है, हमने कुछ बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम ATPases क्या करते हैं, ये सोडियम पोटेशियम ATPases सोडियम को बाहर फेंकते हैं, ठीक है ना, और पोटेशियम को अंदर लाते हैं। 3 सोडियम बाहर फेंकते हैं ये, और 2 पोटेशियम अंदर लेके आते हैं, ठीक है ना। याद रखें इस वीडियो में ये देखें, इसमें हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का प्रॉपर फंक्शन भी पढ़ रहे हैं, इसलिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी हमारा इधर हो जाएगा, साथ में फिर थायजाइड डायूरेटिक भी हो जाएगा, क्योंकि थायजाइड डायूरेटिक पढ़ने के लिए हमें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नॉर्मल फंक्शनिंग देखना लाजमी है, ठीक है ना। इसलिए हम पहले नॉर्मल फंक्शनिंग देखेंगे और उसके बाद थायजाइड का फंक्शन देखेंगे, इसके ऊपर एक्ट कैसे करता है, ठीक है। अब देखें, जैसे ही पोटेशियम अंदर आता है, सोडियम बाहर जाता है, सेल क्या होता है, सेल रिच इन पोटेशियम हो जाता है, रिच इन पोटेशियम, ठीक है। जब रिच इन पोटेशियम होता है तो क्या होता है, अब यहाँ से फिर सोडियम आ रहा होता है, ठीक है ना, हम देखेंगे कि यहाँ से जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ फिनले की तरफ से ये यहाँ से बुमाइस कैप्सूल हो गया, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया है, हेनलेस लूप हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, फिर उसके बाद थिक असेंडिंग, ठीक है, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सोडियम यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। याद रखें कि यहाँ से अगर जितना भी सोडियम यहाँ पे जो फिल्टर हो रहा है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 65% ऑफ द सोडियम यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है ना, याद रखें। इसी तरह जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से 5 to 10% एब्जॉर्ब होती है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है TS545 में, ठीक है ना। फिर हमारा असेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप होता है ना, ये 25 to 30% ऑफ द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए पका आता है, ठीक है ना। तो ये देखें, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे 30% तक हमारा क्या सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है। याद रखें, ये लूप डायूरेटिक्स का फंक्शनिंग एरिया, यहाँ पे इस जगह में लूप डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं, इसीलिए याद रखें लूप डायूरेटिक्स सोडियम को एब्जॉर्ब होने नहीं देते, तो जितना भी सोडियम इस जगह में आता है ना, फिर बाद में इस जगह में, तो वो इसको हैंडल नहीं कर पाता सोडियम, और वो फिर नीचे जो नेफ्रॉन उसको हैंडल नहीं कर पाता उस लोड ऑफ सोडियम को, और फिर वो नीचे यूरिन में खारिज होता है, ठीक है। इसीलिए लूप डायूरेटिक्स की इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, यहाँ से इस तरफ अगर ये जो पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अगर नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तो ये सारे का सारा सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, ये भी एब्जॉर्ब हो रहा है, ये भी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और यहाँ तक जो बचता है ना, वो 10 to 12% ऑफ सोडियम आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक याद रखें, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 8% आउट ऑफ 10 to 12 8% इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और 2 to 3% इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय क्या कहते हैं, ये डिस्टल जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दैट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन 2 to 3% सोडियम ये मे बी ये एब्जॉर्ब करें, रीअब्जॉर्ब करें, ठीक है। लेकिन याद रखें इस जगह के लिए कि आप आउट ऑफ 10 to 12% 8% इज़ एब्जॉर्ब्ड हियर, ठीक है ना।
और ये क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। तो हम अपने सेल पे आते हैं, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल हमने कहा कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा एटीपीएसेस हैं इनके, इसके पास लाइक अदर सेल्स, ठीक है। इसमें फिर क्या करता है, पोटेशियम अंदर लेके आता है, सोडियम बाहर। सेल होता है पोटेशियम रिच, सोडियम पुअर, ठीक है ना। अब देखें यहाँ से जो 10 to 12% सोडियम यहाँ आती है, ये सोडियम ऐसे डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाती, ठीक है ना। ये इसको चाहिए होते हैं कैरियर्स, ठीक है ना। अब जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स में इस जगह में हमारी एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का ये प्रोटीन जो होती है ना, ये एक सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है ना। ये सोडियम को भी लेके जाती है, जैसे ही लेके जाती है तो फिर साथ साथ में क्लोराइड को भी ये लेके जाती है, ठीक है ना। तो इस जगह में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स के लुमिनल सरफेस पे। ये लुमिन है ना, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये सोडियम को लेके जाती है और बाहर से क्लोराइड को लेके अंदर जाती है, ठीक है। अंदर क्या है, सोडियम पुअर इन्वायरमेंट है, पोटेशियम रिच इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब ये क्लोराइड ऐसे आएगा, ऐसे आके यहाँ पे जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है ना, बेसोलेटरल साइड या मेम्ब्रेन, इसमें क्लोराइड चैनल्स होते हैं, इनके थ्रू ये आता है, आके हमारी बॉडी में इंटरस्टिशियम में आता है, इंटरस्टिशियम से फिर हमारे ब्लड में आता है और बॉडी में शामिल हो जाता है ये क्लोराइड, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, फिर सोडियम क्या करेगा, सोडियम देखें ऐसे जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के थ्रू एटीपीएस को बाहर फेंक देगा फॉर 3 सोडियम और 2 पोटेशियम अंदर करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये तो था सोडियम के बाहर जाने का एक रूट, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो सेल्स हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ये सेल्स हैं, ये सेल्स जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम अंडर द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ये याद रखना, ठीक है ना। देखते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन इन सेल्स पे कैसे एक्ट करता है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में कैसे मदद करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें कि पैराथायराइड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है ना। ये एक्ट करता है जो है साइक्लिक एमपी मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखें, ये हमारा साइक्लिक एमपी मैकेनिज्म है और इसमें जो चैम्प का गांड फ्लैट है हमने कहा था, तो इसमें देखें C फॉर CRH, H फॉर HCG और A फॉर ADH, M फॉर MSH और P फॉर PTH, ये हमारा पैराथायराइड हार्मोन है। उसके बाद कैल्सिटोनिन है, ग्लूकेगॉन है, GnRH है और उसके बाद ग्लूकेगॉन देखें और GHRH है, ठीक है। याद रखें ये GnRH नहीं है, ये GHRH है, GHRH है, क्योंकि GnRH वो IP3 मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें GHRH। उसके बाद हमारे पास है FSH, HCTH, LH और उसके बाद TSH और हमारे पास क्या है, H फॉर हिस्टामिन, ठीक है। याद रखें हिस्टामिन और ADH के जो है ना, हिस्टामिन और ADH के जो है हमारे पास V2 रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि हमने कहा था गांड हैज़ 2 फलतरी, सो V2 रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, किसके, हिस्टामिन और ADH के, ठीक है ना। याद रखें कि PTH हमारा क्या हुआ, साइक्लिक एमपी मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करने वाला पेप्टाइड हार्मोन हुआ। अब होता क्या है, यही पेप्टाइड हार्मोन जब यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स पे आता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये कैल्शियम चैनल्स को वो करता है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे इसकी वजह से क्या बनता है, कैल्शियम चैनल्स, और इसके अलावा यहाँ पे भी कैल्शियम एक्सचेंजर्स बनते हैं, ठीक है ना। इसके एक्सचेंजर्स बनते हैं, ठीक है ना। ये एक्सचेंजर्स क्या करते हैं पता है, ये एक्सचेंजर्स को सोडियम को इन लाते हैं, ये सोडियम को इन लाते हैं और ये सोडियम बेचारा फिर ऐसे करके दोबारा इस रूट के ज़रिए एटीपीएस को बाहर फेंक देता है और फिर यहाँ से कैल्शियम को बाहर लेके जाते हैं, ठीक है ना। ये इसका एक तो तरीका ये है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ये देखें पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करेगा ऐसे, ठीक है ना। ये इधर आके पैराथायराइड हार्मोन लगेगा, ठीक है ना। तो अब ये इसने क्या करना है, एक तो ये करना है कि इसने इनको एक्सप्रेस किया, ठीक है, जो कि कैल्शियम एक्सचेंजर्स हैं, कैल्शियम ये बाहर फेंक रहे हैं और सोडियम को अंदर लेके आ रहे हैं और सोडियम फिर एटीपीएस के ज़रिए बाहर जा रहा है दोबारा। दूसरा क्या कर रहे हैं, ये लुमिनल सरफेस पे, ये तो था बेसोलेटरल सरफेस पे, ये लुमिनल सरफेस पे क्या कर रहे हैं, ये लुमिनल सरफेस पे भी कैल्शियम चैनल्स बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं, PTH मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब इनकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम पुअर हो जाता है, ये सेल कैल्शियम पुअर हो जाता है, सोडियम भी पुअर हो रहा है क्योंकि इसकी वजह से, और कैल्शियम भी पुअर हो रहा है। तो जो भी कैल्शियम यहाँ पे आ रहा होता है ना, यहाँ पे कैल्शियम आ रहा होता है, ये फिर अंदर ऐसे जाता है, अंदर कैल्शियम इन चैनल्स के ज़रिए अंदर जाता है, अंदर जाकर फिर इसी रूट के ज़रिए ये क्या होता है, बाहर इस तरह निकल आता है, ठीक है ना, ठीक है। बाहर फिर ये कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम से ये ब्लड में जाता है, ब्लड में फिर हमारा शामिल हो जाता है।
ठीक है ना। तो याद रखें कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ये डिफरेंट इसका तरीका है एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे बात करें थिक असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है ना, थिक असेंडिंग लिम्ब में बात करें तो इसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट इसका तरीका होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें थिक असेंडिंग में क्या हो रहा था, यहाँ पे जब सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर लीक हो रही थी ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, बहुत ज़्यादा पोटेशियम की वजह से चार्ज बन रहा था, और नीचे से जो कि डाइवेलेंट्स आ रहे थे कैल्शियम मैग्नीशियम, ये ऐसे पैरासेलुलर रूट के जरिए बाहर रिपेल किए जा रहे थे, ठीक है ना। इस तरह ये मैकेनिज्म था यहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का। लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे ठीक ठाक चैनल है जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर जाता है और अंदर फिर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू बाहर इंडस्ट्रियम में वहाँ से ब्लड में जा रहा है, ठीक है ना। याद रखें कि ये जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है ये दिस इज डिपेंडेंट ऑन पैराथायराइड हार्मोन। याद रखें पैराथायराइड हार्मोन दिस इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन पैराथायराइड हार्मोन। लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन हो रही थी ना, पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन, यहाँ एक सेल था, यहाँ एक सेल था, यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा था जिसकी वजह से रिपेल हो रहा था, कैल्शियम अंदर आ रहा था, ये पीटीएच पे डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये तो था नॉर्मल मैकेनिज्म किसका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के सेल्स का, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लगा दें थायाजाइड डायूरेटिक्स, थायाजाइड्स, ठीक है ना, ये वाला आई नहीं है इसमें, ये वाला, ठीक है ना, थायाजाइड्स लगा दें। थायाजाइड्स डायरेटिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। थायाजाइड डायरेटिक्स में हमारे पास देखें क्लोर है हमारे पास, क्लोर थायाजाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा क्लोर थायाजाइड के साथ अगर क्लोर थायाजाइड के साथ क्या लगा दें, हाइड्रो HCl लगा दें, ये दूसरी ड्रग है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास तीसरी कौन सी ड्रग है, क्लोर के साथ क्या करें हम, थेलिडोन लगा दें, ठीक है ना, ये तीसरी ड्रग हो गई। उसके बाद इंडापामाइड है हमारे पास, ठीक है, इंडापामाइड हमारे पास ड्रग है। इसी तरह मेटोलाजोन, आपको पता है मेटोलाजोन ये हमारे पास है एक, कौन है ये हमारी थायाजाइड डायरेटिक है। अब थायाजाइड डायरेटिक्स जब हम पेशेंट को देते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इधर आते हैं, इधर आके क्या करते हैं, इस जगह में आके हमारा ये जो कैल्शियम जो ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड एसिम्पोर्टर था ना, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इसको हम वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखें ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके लग के, ये देखें। अब आप खुद सोचें ये प्रोटीन अगर ऐसे आके था, ये ड्रग अगर इस प्रोटीन को पकड़ लेगी तो ये काम कर पाएगी, ये काम नहीं कर पाएगी। यही हमारी कौन है, यही हमारी थायाजाइड एंड डायूरेटिक है, ठीक है ना। क्या ना, याद रखें जहाँ पे जो असेंडिंग थिक असेंडिंग लिम्ब में जहाँ फ्यूरोसेमाइड यानी कि लूप डायरेटिक्स काम कर रहे थे ना, उस जगह वो किस पे एक्ट करते हैं पता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर पे वो एक्ट करते हैं, ये लूप डायरेटिक्स, ठीक है ना। वो तो इस जगह पे करते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर है ये, ठीक है ना, जिसपे थायाजाइड एक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ठीक है, पहला पॉइंट थायाजाइड और लूप में, लूप जो है ना वो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पे चैनल पे एक्ट करते हैं, ठीक है, जबकि थायाजाइड हमारे पास सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर पे एक्ट करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जो फ्यूरोसेमाइड या फिर लूप डायरेटिक्स हैं, फ्यूरोसेमाइड वगैरह, ये एक ऐसे पॉइंट पे एक्ट करते हैं यानी कि थिक असेंडिंग लिम्ब में जहाँ पे हैवी लोड 20 to 35% लोड ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है ना। तो अगर इस जगह में इसको ऑब्जर्व ना होने दे तो हेवी नेट्रीयूरेसिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये हेवी नेट्रीयूरेसिस कराते हैं। जबकि थायराइड के बारे में देखें कि थायराइड एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 8% ऑफ द सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो ये अगर फुल अपना काम दिखा भी दें तो मॉडरेट टाइप ऑफ इतनी हेवी यानी कि नेट्रीयूरेसिस नहीं नज़र आएगी, मॉडरेट नेट्रीयूरेसिस नज़र आएगी। यानी कि ये अगर इस चैनल को बंद भी कर दें, सोडियम जितना भी यहाँ पे आएगा वो सिर्फ ये 8% उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। जबकि इधर देखें 30% सोडियम पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। इसके अलावा थायराइड्स के बारे में ये देखें कि जब ये जो थायराइड्स ब्लॉक करते हैं ना इस चैनल को, सोडियम सारी कहाँ आती है, सोडियम सारी इधर पहुंच जाती है, ठीक है ना। सोडियम सारी इधर जब पहुंच जाती है ना तो यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, आपको पता है प्रिंसिपल सेल्स क्या करते हैं, इस तरह आपको पता है ये क्या करते हैं, ये सोडियम को अंदर लेते हैं, उसकी जगह में पोटेशियम को बाहर लेके जाते हैं, तो पोटेशियम भी इसमें रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड डायरेटिक्स न सिर्फ नेट्रीयूरेसिस कराते हैं बल्कि पोटेशियम को भी ये रिलीज कराते हैं। यहाँ पे वो कहाँ हो रहा है ये देखें, उसमें कलेक्टिंग डक्ट में प्रिंसिपल सेल्स के जो लुमिनल बॉर्डर पे, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो थायराइड सर न सिर्फ ये नेट्रीयूरेसिस कराते हैं बल्कि कैलीयूरेसिस यानी कि पोटेशियम लॉस भी कराते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद डायूरेसिस, आपको पता है जब नेट्रीयूरेसिस होगी तो पानी भी तो खारिज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें कि मैं आपको ये बताता हूँ, जब सोडियम इधर आती है ना, ये देखें यहाँ पे आपको पता है बेज़ोलैटरल मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रिंसिपल सेल्स के भी ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होते हैं। सोडियम बाहर जाती है, सेल पोर होता है सोडियम से, और पोटेशियम अंदर आती है। जब सेल पोटेशियम यहाँ पे ज़्यादा भरा होता है ना, इस जगह में पोटेशियम भरा होता है, तो वो पोटेशियम फिर एक्सचेंज की जाती है सोडियम की वजह से, ठीक है ना। सोडियम पोर होता है तो सोडियम ये रश करके अंदर आता है, फिर अंदर से पोटेशियम बाहर आता है। इसके अलावा दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है जिसकी वजह से कैलीयूरेसिस हो जाती है? दूसरा मैकेनिज्म ये कि क्लोराइड भी तो यहाँ आ रहा होता है ना, ठीक है ना। इस जगह में क्लोराइड भी तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये देखें अंदर नहीं जा रहा क्लोराइड जब इधर आता है, ये जगह जो होती है जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है। जब ये जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है ना ज़्यादा, तो बाहर से रश करके अट्रैक्ट करता है ये पोटेशियम फिर जल्दी से बाहर आ जाता है, और ये फिर कैलीयूरेसिस हो जाती है। ये मैकेनिज्म होता है पोटेशियम लॉस का, ठीक है ना, थायराइड डायरेटिक्स की वजह से, ठीक है। के अलावा देखें कि सोडियम तो आता है, यहाँ पे क्लोराइड भी आता है, लेकिन साथ साथ जहाँ पे सोडियम वहाँ पे पानी, ठीक है। जब पानी ज़्यादा होता है ना, वो पानी आते आके इसको वॉश करता जाता है, पोटेशियम को वॉश करता जाता है, और जिसकी वजह से कैलोरीज ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए लाइक जो लूप्स की तरह, लूप डायरेटिक्स की तरह थायराइड डायरेटिक्स भी क्या है, पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक्स हैं, ठीक है ना। पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक्स हैं, इधर भी पोटेशियम वेस्टिंग हो रही थी, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक्स, ठीक है ना। ठीक है ना। तो पोटेशियम वेस्टर्स, इसके अलावा याद रखें थायराइड्स क्या करते हैं, कैल्शियम को हाइपर कैल्सीमिया की जैसी स्टेट क्रिएट करते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब कराते हैं थायराइड डायरेटिक्स। देखें होता क्या है, अब देखें ये तो ब्लॉक कर दिया इन्होंने, थायराइड्स ने ये ब्लॉक कर दिया। जब ये ब्लॉक कर दिया तो ये सोडियम का ये वाला हिस्सा है, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। अब सोडियम अंदर नहीं जा रही, सोडियम फिर इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ने कहीं ना कहीं से तो सोडियम लेनी है ना, वो सोडियम ये लेता है इस जगह से। ये देखें इस जगह से सोडियम आ रही है और इस जगह से ज़्यादा ले रहा है सोडियम। तो जब यहाँ से सोडियम नहीं आ रही तो यहाँ से ज़्यादा ले रहा है, तो जब यहाँ से ज़्यादा कैसे लेगा, जब कैल्शियम को अंदर लेगा तो सोडियम को बाहर कर सकेगा ना, मतलब कैल्शियम को ऐसे एक्सचेंज, ये एक्सचेंजर है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है ना। तो इसका रेट बढ़ जाता है, इसका काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा सोडियम अंदर आती है। किस लिए, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के लिए, और फिर ये सोडियम ऐसे बाहर जाती है। और साथ में फिर कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा बाहर जाती है तो यहाँ पर कैल्शियम पुअर बन जाता है सेल। जब कैल्शियम पुअर बन जाता है तो यहाँ से फिर ज़्यादा कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है ना। ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रही होती है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम यहाँ पे इंटरस्टिशियम में जाकर ब्लड में जाता है, और ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर हाइपर कैल्सीमिया जैसे स्टार्ट हमारी कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है ना। याद रखें, इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड डायरेटिक्स न सिर्फ पोटेशियम वेस्टर्स है बल्कि ये कैल्शियम सेवर्स भी हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसका एक हमारा क्लिनिकल रिलेवेंस भी है, ठीक है ना। देखिए क्लिनिकली ऐसे पेशेंट्स, ऐसी बीमारी होती है जिसको कहते हैं इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम अपने पेशाब में रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, हाइपर कैल्सीयूरिया, ठीक है ना। कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, इनके पेशेंट्स में ब्लड में, ठीक है। लेकिन ब्लड में तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, लेकिन ये पेशेंट्स जब ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ करते हैं ना किडनी में, तो किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, इनके बन जाते हैं, बार इनके अगेन एंड अगेन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग टर्म थायराइड पे डालते हैं, ठीक है ना, थायराइड पे डालते हैं। इसलिए कि थायराइड का ये जो फंक्शन है कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन, जब थायराइड इसको एब्जॉर्ब जो इसको ब्लॉक करते हैं तो सोडियम यहाँ से आती है, यहाँ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की तरफ से, और यहाँ से फिर ज़्यादा कैल्शियम यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ब्लॉक करती है ना थायराइड, जब ये ब्लॉक करती है तो ज़्यादा कैल्शियम सेल के अंदर इंटरस्टिशियम से ही आती है, आके सोडियम ऐसे बाहर जाती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को, तो अंदर पोटेशियम रीच हो जाता है, और अंदर फिर क्या होता है, ज़्यादा कैल्शियम बाहर जाती है यहाँ से इस एक्सचेंजर के ज़रिए। जब यहाँ से कैल्शियम ज़्यादा बाहर जाती है तो अंदर कैल्शियम पोर हो जाता है, फिर कैल्शियम पोर होता है तो यहाँ से कैल्शियम ज़्यादा अंदर चली जाती है, ठीक है ना। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ऐसे पेशेंट्स जिनकी इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया होती है उसको हम रोकते हैं लॉन्ग टर्म देके, ठीक है, और जिसकी वजह से फिर उनके बार जो स्टोन्स बनते हैं ना उसको भी हम रोकते हैं, ठीक है ना, सही है।
ठीक है ना। इसीलिए याद रखें, अगर हम लूप डायरेटिक्स की बात करें ना, लूप डायरेटिक्स की बात करें और दूसरी तरफ हम थायजाइड्स की बात करें, तो याद रखें थायजाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं ये लोग, ठीक है ना, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराते हैं, हाइपर कैल्सीमिया कॉज कराते हैं। लेकिन लूप डायरेटिक्स उसका ऑपोजिट है, बिल्कुल ये एक दूसरे के ऑपोजिट है जहाँ तक कैल्शियम का ताल्लुक है, ठीक है ना। कैल्शियम को ये जो लूप डायरेटिक्स है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम क्या कराते हैं, रिलीज़ कराते हैं, यानी कि ठीक है ना, रिलीज़ कराते हैं, कैल्सी यूरिसिस कराते हैं, ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया जैसी स्टेट ये कराते हैं, ठीक है, जबकि ये हाइपर कैल्सीमिया दोनों के ऑपोजिट है, ठीक है ना। हालांकि पोटेशियम के हिसाब से देखा जाए दोनों पोटेशियम वेस्टर्स हैं, सोडियम के हिसाब से देखा जाए दोनों सोडियम वेस्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम के हिसाब से देखा जाए तो जो थायजाइड है ना वो कैल्शियम सेवर है, और लूप डायरेटिक है ना वो कैल्शियम वेस्टर है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही वजह है कि जो लूप डायरेटिक्स है ना, लूप डायरेटिक्स नॉर्मल सेलाइन के साथ जो हाइपर कैल्सीमिक स्टेट्स है ना, हाइपर कैल्सीमिक स्टेट्स, इनमें अक्सर यूज़ की जाती है कैल्शियम को कम करने के लिए, ठीक है ना, लूप डायरेटिक्स फॉर एग्जांपल फ्यूरोसमाइड, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखें इसके अलावा कि जो कैल्शियम जो सेवर्स है ना, हमारे कैल्शियम सेवर्स, ये अगर लॉन्ग टर्म दें ना पेशेंट्स में, तो उनमें देखें अगर उस तरह के पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी के जब थायजाइड्स देते हैं तो कैल्शियम ज़्यादा बोन में आती है, बोन मिनरलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है, ठीक है ना, बोन मिनरलाइजेशन, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज हो जाता है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये स्पेशली जो हिप बोन्स हैं, ठीक है ना, हिप बोन्स में आप देखेंगे कि फिट किस्म की मिनरलाइजेशन उस पेशेंट की हुई पड़ी होगी, ठीक है ना। इसीलिए नमूने क्या है कि थायजाइड्स स्टोर सेव द कैल्शियम फॉर थाइज, याद रखें, एक्चुअली इट इज़ थोड़ा सा थाइज मतलब हिप्स, ठीक है ना। इससे आप याद रखें कि थायजाइड्स जो है ना हमारे थाइज के लिए कैल्शियम को स्टोर करते हैं, थाइज को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। थायजाइड्स मेक द थाइज स्ट्रॉन्ग। क्यों, कैसे स्ट्रॉन्ग, थाइस मतलब एक्चुअली हिप जॉइंट, हिप बोन्स, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा कैल्शियम जो सेव करते हैं बॉडी के लिए, ठीक है ना। और इसके ऑपोजिट है कि लूप डायरेटिक्स कैल्शियम को रिलीज़ कराते हैं बॉडी से, ठीक है, ठीक है ना। तो थायजाइड्स क्या करते हैं, रिटेन कैल्शियम फॉर आवर थाइस, ठीक है ना, यानी कि इवन हिप बोन्स और जो है ना स्पाइंस वगैरह में भी ये सही तरीके से मिनरलाइजेशन कराते हैं थायजाइड्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखें कि जो दो लेडीज़ ले लें आप, ठीक है, एक ले रही है हमारी या एक ले रही है हमारी लूप डायरेटिक्स लॉन्ग टर्म, और एक ले रही है हमारी थायजाइड डायरेटिक्स लॉन्ग टर्म। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सेलरेटेड ऑस्टियोपोरोसिस नजर आएगा आपको लूप डायरेटिक्स वाली दादी में, और उसके बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस जो एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना दूसरी दादी में, वो भी नहीं हुआ होगा जो थायजाइड डायरेटिक ले रही है, ठीक है ना। तो ये रिटार्डेड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, इवन एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस को ये डिले करा देते हैं, कौन, थायजाइड डायरेटिक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें लूप डायरेटिक्स और थायजाइड दोनों को यहाँ से फिल्टर होना पड़ता है पहले, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ से, बोमेन कैप्सूल से फिल्टर होने के बाद ऐसे आके इस जगह में लूप काम कर रहा होता है, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब में, और इस जगह में, ठीक है ना, थायजाइड काम कर रहा होता है। दोनों को फिल्टर होना पड़ता है काम दिखाने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि जो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेना एनसेड्स लें, एनसेड्स इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है किसका, लूप डायरेटिक्स और थायजाइड डायरेटिक्स का, ठीक है ना। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते तो ये फिर जो है ना लूप डायरेटिक्स और थायजाइड डायरेटिक्स भी सही काम नहीं कर रहे होते। इसलिए एनसेड्स के जब देते हैं ना पेशेंट्स में तो लूप डायरेटिक्स और थायजाइड डायरेटिक्स का इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना। दूसरी बात याद रखें कि जो हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ना, यहाँ से रेस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बहुत सारी हमारी ड्रग्स का। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ से कहा था ना थोड़ी देर पहले, वो ऐसा नहीं है, यहाँ से जो है ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के ज़रिए लुमेन में आती हैं कौन कौन सी, जैसे हमारी ड्रग्स हो गई, पेनिसिलिन एंड दिस एंड दैट, और इसी तरह हमारी थायजाइड और लूप डायरेटिक्स भी इसी तरह प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के थ्रू ऐसे सिक्रेट होकर आती हैं, आके सिक्रेट होकर एक इधर काम कर रही है, दूसरी फिर इधर काम कर रही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे पेशेंट जिनका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल काम नहीं कर रहा तो फिर उनके लूप डायरेटिक्स
डायरेटिक्स और थायरोडायरेटिक डायरेटिक्स भी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब होकर सिक्रीट होकर इधर आगे आ भी नहीं सकेंगे और आगे काम चला भी नहीं सकेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें कि देखें इनके जो हमारी जो मैंने अभी बताया आपको कि प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ज़रिए हमारी लूप डायरेटिक्स, हमारी थायजाइड डायरेटिक्स, हमारी दूसरी ड्रग्स, पेनिसिलिन्स, इवन यूरिक एसिड भी, याद रखें यूरिक एसिड भी प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ज़रिए सिक्रीट होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखिए इसको मैं अगर डबल बना लूँ इस जगह में, देखें इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ इस पर। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे अगर हमारा ये वोमेक्स कैप्सूल है तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब ये होता क्या है, इस जगह में जो है ना थायजाइड डायरेटिक भी, लूप भी, अच्छा ड्रग्स दूसरी काफ़ी किस्म की और पेनिसिलिन ETC इवन ये भी, ठीक है ना, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, सॉरी सिक्रीट होती हैं। सिक्रीट होने के बाद अब हम पेनिसिलिन और दूसरे ड्रग्स को हम भूल जाएंगे, हम थायजाइड और एल को लेंगे। इधर आके हमारी जो लूप डायरेटिक है वो यहाँ पे काम कर रही होती है और थायजाइड आके लुमिनल साइड ऑफ द जो है ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम कर रही होती है। अब देखें इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ आ रही होती है, उसका नाम है यूरिक एसिड, इसको हम यू लेते हैं। ठीक है ना, यूरिक एसिड। अब जब जैसे ही ये ड्रग यहाँ पे आती है ना, थायजाइड और लूप्स, ये compete करती हैं यूरिक एसिड के साथ। जब यूरिक एसिड के साथ compete करती हैं ना, तो यूरिक एसिड बेचारा पीछे रह जाता है और थायजाइड आगे जाती हैं काम करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाती है। ठीक है ना, याद रखें ये थायजाइड और लूप दोनों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा होता है क्योंकि दोनों लुमिनल साइड पे आने के लिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीट होके आती है ना। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या कराती हैं, हाइपर यूरिसीमिया कराती हैं, याद रखें। ठीक है ना, ठीक है ना। एक बार फिर लूप और जो थायजाइड में फ़र्क देख लें, ये काम करते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले में, थायजाइड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करते हैं। सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर पे काम करते हैं, थायजाइड दोनों सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर पे काम कर, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर पे काम करते हैं। इसी तरह ये कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का लॉस करते हैं, जब थायजाइड्स हमारी थाइस के लिए कैल्शियम को सेव करते हैं। इसी तरह जो हमारे स्ट्रॉन्ग डायरेटिक्स होते हैं, लूप डायरेटिक्स, माइल्ड टू मॉडरेट डायरेटिक्स होते हैं, थायजाइड डायरेटिक्स, दोनों के दोनों इंक्रीज करते हैं यूरिक एसिड लेवल को, जिसका मैकेनिज्म हमने आपको बता दिया। पोटेशियम और सोडियम लॉस दोनों करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों पोटेशियम और सोडियम लॉस करते हैं। ठीक है ना, अब हम थायजाइड के ऐसे आगे बढ़ते हैं। थायजाइड हमने कर लिया। ठीक है, याद रखें जो भी ड्रग यहाँ यानी कि लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पहले काम कर रही है ना, इस तरफ, वो ड्रग होती है, कौन ड्रग होती है, वो हाइपो यानी कि केली यूरिटिक ड्रग होती है। ठीक है ना, वो पोटेशियम वेस्टिंग ड्रग होती है। कैसे? क्योंकि हमने उसके मैकेनिज्म्स आपको बताया, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम यहाँ पे फेंकती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड यहाँ पे फेंकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यहाँ पे फेंकती है, यहाँ से पहले जो भी हो। वाटर जब फेंकती है इस जगह में हमने आपको बताया था पोटेशियम के चैनल्स होते हैं, पोटेशियम जब बाहर आता है वाटर उसको खींच के बाहर लेके आता है, पोटेशियम को इधर पहुंचा देता है। क्लोराइड नेगेटिव चार्ज एक बनाता है जिसकी वजह से पोटेशियम खींच के बाहर आ जाता है अगेन। सोडियम फिर क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, सोडियम यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये वो यहाँ पे सोडियम उधर जाता है, सोडियम पुअर होता है, फिर पोटेशियम बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ये तीनों तरीके होते हैं उन ड्रग्स के, जो कि वो सारे ड्रग्स के जो ड्रग्स लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इस तरफ काम कर रही हैं। ठीक है ना, यही हमारा MCQ भी था, पता है आपको, पोटेशियम इज वेस्टेड वेयर इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है ना, याद रखें यहाँ से आगे काम करने वाली ड्रग्स पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स कहलाएंगी, यहाँ से इस तरफ वाली ड्रग्स पोटेशियम वेस्टिंग ड्रग्स कहलाएंगी। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे इन सेल्स की, ये हैं हमारे प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है ना, प्रिंसिपल सेल्स की बात करेंगे और इनका क्या रोल होता है। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है ना, इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये हम बात करेंगे और फिर नॉर्मल हम बात करेंगे नॉर्मली क्या होता है, उसके बाद हम ड्रग्स की भी बात करेंगे। ठीक है ना, यानी कि हम देखेंगे कि सोडियम के साथ क्या करता है प्रिंसिपल सेल, पोटेशियम के साथ क्या करता है और फिर एल्डोस्टेरोन प्रिंसिपल सेल के साथ क्या करता है। ठीक है ना, सबसे पहली बात आप याद रखें कि प्रिंसिपल सेल्स
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे भी होते हैं, और याद रखें प्रिंसिपल सेल्स डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी होते हैं, डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में भी प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल सेल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। द मेन इंपॉर्टेंट जो एक्शन जो करते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पोटेशियम के चैनल्स, इनमें इस तरह के चैनल्स होते हैं, ये पोटेशियम को सिक्रीट करते हैं। ये देखें, ये जो प्रिंसिपल सेल है ये लेट डिस्टल पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे मौजूद है। इसी तरह ये जो प्रिंसिपल सेल है ये देखें डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में मौजूद है, ठीक है ना। ये भी प्रिंसिपल सेल है, ये भी प्रिंसिपल सेल है। मेन जो इनका रोल होता है ना, ये क्या करते हैं, पोटेशियम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दे आर मेन पोटेशियम सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। तो याद रखें एज ए निमोनिक, पी फॉर प्रिंसिपल सेल और पी फॉर पोटेशियम सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सेल जो है ऑल द टाइम ये क्या कर रहे होते हैं, ये मैचिंग कर रहे होते हैं, ये मैचिंग कर रहे होते हैं, क्या जो हम डाइट में पोटेशियम ले रहे होते हैं ना, उसके साथ जो फ्लूइड का जो मिलाप करके उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह के सेल्स होते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है ना। तो हम जो डाइट में पोटेशियम ले रहे हैं, हम उसको मेजर करके थोड़ी ले रहे होते हैं, ठीक है ना। जब हम ज़्यादा पोटेशियम लेते हैं ना, जब हम ज़्यादा पोटेशियम लेते हैं तो ये प्रिंसिपल सेल्स की जिम्मेदारी होती है, GIT से वो पोटेशियम जब हमारी पहुंचती है नेफ्रॉन तक, नेफ्रॉन में जो प्रिंसिपल सेल्स पे उसको किक आउट कर देते हैं, ठीक है, बॉडी से। इसी तरह जब हम कम पोटेशियम लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन भी होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन को छोड़े, याद रखें कि प्रिंसिपल सेल्स आर मेन पोटेशियम सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है, ठीक है ना। पोटेशियम के अलावा याद रखें कि ये जो सोडियम रिटेंशन के लिए भी ये कंसर्न होते हैं, वाटर रिटेंशन के लिए भी ये कंसर्न होते हैं, ठीक है। ये भी करते हैं, सोडियम रिटेंशन भी ये करते हैं, वाटर रिटेंशन भी करते हैं। हमने जैसे बताया ना, इधर सोडियम को पकड़ के ये जो बताया था हमने, सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है ना। तो ये भी करते हैं, क्या, सोडियम रिटेंशन भी करते हैं, वाटर रिटेंशन, और फिर पोटेशियम की सिक्रीशन भी ये करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये मेजरमेंट हमारी बॉडी में पोटेशियम जो होती है ना, एक नैरो रेंज में आपको, ठीक है ना, रखनी पड़ती है, मिलीमोल्स पे 3.5 to 5.5 मिलीमोल, इस रेंज में रखने के लिए ये हमारे प्रिंसिपल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पोटेशियम मेजरर्स हैं, हम तो मेजर नहीं करते ना, चुपके से खा लेते हैं, ये बेचारे मेजर करते रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे करते हैं ये हमने एक प्रिंसिपल सेल बनाया, ये हमारा दूसरा एक प्रिंसिपल सेल है, यहाँ पे हमने दूसरा प्रिंसिपल सेल बनाया। ये प्रिंसिपल सेल लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के में मौजूद है, ये प्रिंसिपल सेल कलेक्टिंग डक्ट में मौजूद है, ठीक है ना। तो इन सेल्स में भी आपको पता है सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है ना, 2 सोडियम, ये 3 सोडियम ये बाहर लेके जाते हैं, और 2 पोटेशियम जो है ना वो अंदर लेके आते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जब ये 2 सोडियम बाहर, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर करते हैं, सेल क्या होता है, रिच इन पोटेशियम होता है, ठीक है, हर तरफ के और पुअर इन सोडियम होता है, ठीक है, ठीक है ना। अगर इन्हीं सेल्स की बात की जाए तो लुमिनर सरफेस पे ये ना इनके खास सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये देखें सोडियम चैनल्स होते हैं, इसमें भी ये देखें, ये आपको सोडियम चैनल्स नज़र आएंगे, ठीक है ना, और इसमें भी आपको सोडियम चैनल्स नज़र आएंगे। लेकिन साथ साथ इनमें क्या होता है, साथ साथ इनमें पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं। ये देखें, ये मैं पोटेशियम चैनल्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये पोटेशियम चैनल्स ये वाले, और साथ साथ ये देखें 2 किस्म के चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स और सोडियम चैनल्स, ये, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या बना कि प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है ना, लुमिनल साइट सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स, क्या हुआ है, ये सोडियम चैनल्स और ये हो गए हमारे पोटेशियम चैनल्स, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, ये सोडियम अंदर ली जाती है, सोडियम, ठीक है ना, इस जगह से भी और यहाँ से भी, इस जगह से भी सोडियम अंदर ली जाती है। अब याद रखें, सिर्फ और सिर्फ जब सोडियम अंदर जाती है ना, तो ये जो होता है इस जगह में फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है ना, यानी कि मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे कैटाइन तो अंदर जाता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे हम अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं ले रहे। बाकी अगर नेफ्रॉन्स के पार्ट्स में देखेंगे ना आप, यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम और क्लोराइड का सिम्पोर्टर था, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या था, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड का, 2 पोटेशियम 2 क्लोराइड का सिम्पोर्टर था। इस तरह पीछे आ जाए, पीछे यहाँ पे सोडियम और H- का एंटीपोर्टर था, ठीक है, ये इस तरफ, ठीक है ना। इसी तरह इन जगहों पे देखा जाए ना तो न्यूट्रल टाइप ऑफ एक्टिविटी हो रही थी। अगर पॉजिटिव कहीं जा रहा था तो नेगेटिव भी इसी तरह मूव कर रहा था, ठीक है ना। मतलब जो भी मूवमेंट हो रही थी ना, तो जिसकी वजह से
न्यूट्रल एक एटमॉस्फेयर बन रहा था, ठीक है ना। यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखें सोडियम अंदर जा रहा है, ठीक है ना। ये देखें सोडियम अंदर जा रहा है और क्या हो रहा है, कोई भी केटाइन अंदर नहीं जा रहा, ठीक है ना। सॉरी, कोई भी एनाइन अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, खाली केटाइंस अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम यहाँ से इधर आता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase है, ये एनवायरनमेंट सोडियम पुअर है, यहाँ से यहाँ सोडियम आता है, यहाँ से यहाँ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की बेस पे आ रहा है। सोडियम पुअर है तो इधर ज़्यादा सोडियम, इधर कम सोडियम, यहाँ से अंदर रश कर जाता है, तो यहाँ से फिर आगे निकल जाता है सोडियम पोटेशियम ATPase की के थ्रू, ठीक है। अब जैसे ही सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इधर आ रहा है तो इस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा माइनस चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है ना, इस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा माइनस चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक खास रोल होता है। वो ये कि जब ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे होता है ना, यहाँ पोटेशियम ज़्यादा था ना, बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase, ये पोटेशियम क्या करता है, ये रश करके इधर आ जाता है, ठीक है ना, इस जगह में आ जाता है, सही है, और ये लूज़ होता है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एक फंक्शन तो ये हो गया इस नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज का, कि पोटेशियम को ऐसे लेके लुमेन में लेके आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, केलियूरेसिस होता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन याद रखें, ये जो प्रिंसिपल सेल्स है ना, इनके बीच में फिर इंटरकैलेटेड सेल्स भी होते हैं। सपोज मैं एक इंटरकैलेटेड सेल ये बनाऊँ, ये देखें, ये एक इंटरकैलेटेड सेल बनाऊँ, ये कौन सा सेल बनाऊँ, इंटरकैलेटेड सेल बनाऊँ। तो इस इंटरकैलेटेड सेल में ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो यहाँ से प्रोटॉन्स को भी ये नेगेटिव चार्ज अंदर खींच लेता है, ठीक है, H+ आयंस को भी जो ये नेगेटिव चार्ज खींच लेता है, जिसकी वजह से बाहर Cl नेगेटिव है ना, बाहर HCl, ठीक है ना, Cl नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी ऑफ द यूरिन बढ़ जाती है, ठीक है ना, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना। HCl तो नहीं बनता यहाँ, लेकिन बस जो है ना क्या कहते हैं उसको, यूरिन एसिडिक हो जाता है, ठीक है। कहाँ से, इंटरकैलेटेड सेल से जब H+ आयन आता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, ये मैकेनिज्म भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, याद रखें जो ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड वगैरह जो ड्रग्स हैं, ट्राइमटेरिन हो गया, इसी तरह अमीलोराइड हो गया, ठीक है ना, अमीलोराइड एंड ट्राइमटेरिन, ठीक है ना। तो ये ट्राइमटेरिन, एमिलोराइड हो गया, इसी तरह क्या हो गया, जो इप्लिरिनोन हो गया, इप्लिरिनोन और अमायोडेरोन, ये सारे हमारे क्या है, स्पाइरोनोलेक्टोन है यार, अमायोडेरोन नहीं है, स्पाइरोनोलेक्टोन है, ठीक है ना। ये जो ड्रग्स हैं ये सारे के सारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं। ये एक्ट कहाँ करते हैं, इन चैनल्स पे। ये जो मैंने बताया ना, सोडियम अंदर जाता है, ये देखें इन चैनल्स को ये ब्लॉक करते हैं। जब ब्लॉक करते हैं ना, सोडियम अंदर नहीं जाता, जब सोडियम ज़्यादा अंदर नहीं जाता तो बाहर भी चार्ज ज़्यादा पड़ता नहीं है और पोटेशियम भी बाहर लूज़ नहीं होता। खैर अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये अंडर द स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन होते हैं, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, देखें याद रखें, जब भी बॉडी में रिनिन की जो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो ये रिनिन जो रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग सिस्टम के एल्डोस्टेरोन सिस्टम के ज़रिए ये जाता है जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स में, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में जाकर ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से क्या सिक्रेट कराता है, एल्डोस्टेरोन फिर आता है यहाँ पे सेल के थ्रू, यहाँ पे कहा आता है प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन में, ठीक है। याद रखें जो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, या तो रिनिन ज़्यादा हो या फिर पोटेशियम जो है ना ज़्यादा हो, ठीक है ना। पोटेशियम ज़्यादा होना भी एक जो है ना पोटेंट स्टिमुलस है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन के लिए, ठीक है ना। तो एल्डोस्टेरोन कैसे रिलीज होता है, फ्रॉम ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से, और कहाँ से सिक्रेट होता है, प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2 जो कि रिनिन जब जाता है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, फिर क्या होता है एंजियोटेंसिन 2 फिर आगे इधर आके एल्डोस्टेरोन से। दूसरा जो स्टिमुलस है, पोटेंट जो स्टिमुलस है वो है इंक्रीज इन पोटेशियम, याद रखें पोटेशियम, ठीक है ना। देखिए हाइपरकैलेमिया, यहाँ पे एक एमसीक्यू आपको बताना चाहूँगा, ये देखें एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड इन रिस्पांस टू इंक्रीज इन प्लाज्मा पोटेशियम, ये देखें हाइपरकैलेमिया। इसी तरह इंक्रीज इन प्लाज्मा पोटेशियम इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर एल्डोस्टेरोन, लेकिन वाइल द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर एडीएच इज नोजिया,
एंड मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर रेनिन इज सिंपैथेटिक ड्राइव, ठीक है ना। ये पोटेंट स्टिमुलाई आप यहाँ पे निमोनिक पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद ये एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है ये ब्लड के थ्रू, ये देखें ब्लड वेसल आ गई, ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ पहुँचता है कहाँ, नेफ्रॉन के जो है ना प्रिंसिपल सेल्स में, प्रिंसिपल सेल्स में आके ये देखें एल्डोस्टेरोन, आपको पता है ना एल्डोस्टेरोन किस तरह एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन एक्ट्स थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। ये देखें ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ का कॉर्टेक्स मेडुला, कॉर्टेक्स से फिर जोना ग्लोमेरुलोसा से एंजियोटेंसिन 2 इसका प्राइमरी रेगुलेटर है। उसके बाद हार्मोन क्लास इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और इसका प्राइमरी हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। याद रखें प्राइमरी रेगुलेटर होना अलग बात है, एल्डोस्टेरोन की रिलीज का प्राइमरी रेगुलेटर जो है ना एंजियोटेंसिन 2 है, लेकिन एल्डोस्टेरोन की रिलीज का प्राइमरी स्टिमुलेंट कौन कौन है, मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेंट हमने कहा था ये पोटेशियम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिनिन भी आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हमारा इधर मौजूद है, ये क्या है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है ना। इसके अलावा कौन कौन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, पेट, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, विटामिन डी, T3 T4, याद रखें T3 T4 और रेटिनॉइड्स, हालांकि ये स्मॉल पेप्टाइड्स हैं बट स्टिल, ठीक है ना, ये इंट्रासेलुलर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम कहा थे कि एल्डोस्टेरोन आ गया, आके सेल के अंदर गया, ठीक है। इस जगह में एल्डो रिसेप्टर अपने किसके साथ, एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जब बाइंड करता है रिसेप्टर इस तरह एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन जो रिसेप्टर है ये दोनों क्या करते हैं, ये फिर सेल के अंदर जाते हैं, ये सेल के अंदर बेसिकली ये साइटोसोल में होता है, ठीक है ना। ये रिसेप्टर एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इसीलिए कहते हैं ना इसी को, ये पूरी की पूरी हमने डिटेल पहले पढ़ी हुई है, आप बुक से उसका नाकू देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये जब अंदर जाता है ना, अंदर ये डिफरेंट किस्म के जीन्स को ये जो ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, फिर क्या होता है प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। असल में होता क्या है ये रिसेप्टर, और मैं आपको इधर बताता हूँ, देखें ये अगर न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है ना, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन आ गया, एल्डोस्टेरोन मिल गया रिसेप्टर के साथ, ये देखें ये रिसेप्टर और ये एल्डोस्टेरोन ये अंदर आते हैं, अंदर आके क्या करते हैं बहुत सारे यहाँ पे जीन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये एक्टिवेट करते हैं जीन्स को, ट्रांसक्राइब करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है mRNA बनता है। mRNA जब बनता है ना, mRNA की फिर क्या होती है राइबोसोम्स के अंदर ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बनता है, इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड AIP बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स, ठीक है ना। अब ये जो प्रोटीन्स है ना इनके फंक्शंस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। अब ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, देखें एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, फ्यू जो इस तरह के जो सोडियम चैनल से, याद रखें एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अब देखें वो कैसे कराते हैं ये प्रोटीन्स, सबसे पहले कुछ सोए हुए जो चैनल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें सोडियम प्रो चैनल है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये अगर सोडियम चैनल है, ये सोया हुआ है तो इसको खोल लेते हैं, ये देखें खोल लेंगे और ये ज़्यादा सोडियम अंदर जज़ब कर लेगा। इसी तरह दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या कि अगर कुछ चैनल्स इधर ऐसे पड़े हुए हैं तो इनको यहाँ पे लगाने का काम करते हैं, ठीक है ना, ये प्रोटीन्स। इसी तरह फिर कुछ जो नई जो mRNA होता है ना वो बाकायदा नए प्रोटीन सिंथेसाइज भी करता है, ठीक है, वो सिंथेसाइज होकर फिर आगे इधर आके लगते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये काम होता है एल्डोस्टेरोन का, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है एल्डोस्टेरोन की वजह से ज़्यादा सोडियम चैनल्स इधर बढ़ जाते हैं और ज़्यादा सोडियम चैनल अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना। ये देखें बिल्कुल उल्टा काम है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स का, ये तो इन चैनल्स को बंद कर रहे थे ना, जबकि एल्डोस्टेरोन इनके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है, ये चैनल्स को खोल भी लेता है, बढ़ा भी लेता है नंबर में भी और साइज में भी और एक्टिवेशन में भी ये बढ़ा देता है सोडियम चैनल्स को, ठीक है, और जिसकी वजह से सोडियम अंदर रश करती जाती है, ठीक है ना। तो ये तो एक तरीका हो गया एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स का AIP, जिनको हमने बोला था AIP, ठीक है। दूसरा क्यों मैकेनिज्म है वो ये है कि ये जो एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स है ना, ये यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम ATPase है ना, यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में ये जो सोडियम इनको और भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, इनके फंक्शन को, जिसकी वजह से क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, सोडियम अंदर जा रही होती है थ्रू सोडियम पोटेशियम ATPase के ज़रिए, ठीक है, इधर इनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं ये एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स, ठीक है ना। एक तो ये इनको ज़्यादा एक्टिवेट किया जाता है एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स के थ्रू, दूसरा जो इधर आम ऐसे घूम रहे होते हैं ना सोडियम पोटेशियम ATPases, उनको ज़्यादा फ्यूज़ किया जाता है किसके साथ, दीवार के साथ, वॉल के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के साथ, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और पोटेशियम को, ठीक है ना, सोडियम को इधर टिश्यू में डाल रहे होते हैं और जो पोटेशियम को सेल के अंदर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो नए जो mRNA बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम सोडियम पोटेशियम
एडीपीएसेस बनाते भी हैं, ठीक है ना। तो एल्डोस्टेरोन की वजह से ये तीन फंक्शंस इधर होते हैं इन चैनल्स के साथ, ठीक है ना, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर आके लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह जो सोडियम पोटेशियम एडीपीएस के साथ भी तीन फंक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आके दीवार के साथ लगते हैं बेसोलेटरी मेम्ब्रेन के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा बनते भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है सोडियम को एब्जॉर्ब करने में और पोटेशियम को लूज करने में, ठीक है ना। अब ये जो काम चल रहा होता है ना एल्डोस्टेरोन की वजह से, तो क्या होता है, सेल जो होता है ना, ये सेल होता है एक्सट्रीमली रिच इन पोटेशियम, अंदर पोटेशियम ही पोटेशियम होता है, क्योंकि सोडियम सारा तो बाहर जा रहा है ना। और जो पुअर इन जो है सेल होता है पुअर इन सोडियम, ठीक है ना। अब जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जब अंदर जाएगी तो ये एरिया ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो काम होते हैं। एक काम ये इंटरकैलेटेड सेल से हमने आपको बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स को खींच लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डोस्टेरोन प्रोटॉन को भी लॉस कर लेता है, ठीक है, यानी कि एल्डोस्टेरोन रिजल्ट्स इन प्रोटॉन लॉस। दूसरा काम ये होता है कि ये नेगेटिविटी पोटेशियम को खींच लेती है, ठीक है ना, तो पोटेशियम भी इधर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डोस्टेरोन रिजल्ट्स इन पोटेशियम लॉस। तो यही था ना कि देखें हमारा जो इंक्रीज जब पोटेशियम होती है, ये इसीलिए पोटेंट स्टिमुलस होता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन के लिए, क्योंकि यही जो काम कर रहा होता है ना, जो भी काम करता है उसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम लूज होती है, H+ आयन लूज होता है और सोडियम एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है ना। अब पोटेशियम लॉस को क्या कहते हैं, कैलियूरिसिस कहते हैं, ठीक है ना, कैलियूरिसिस, ठीक है ना। इसके अलावा देखें अगर सोडियम जाती है, अगर एल्डोस्टेरोन सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कराता है सोडियम का, तो पानी भी तो पीछे पीछे जाता है ना, ठीक है ना, पानी भी पीछे पीछे जाता है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि एल्डोस्टेरोन बेचारा क्या करता है, वो सोडियम को रिटेन करता है और साथ में वाटर होता है, और पोटेशियम को ये खारिज करता है, ये देखें कैलियूरिसिस, और H+ आयन को ये नीचे खारिज करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज एसिडिटी होती है किसकी, यूरिन की, ठीक है ना। अब देखें कि ड्रग्स इस पे कौन सी एक्ट करती हैं, ये देखते हैं। देखें ड्रग्स में हम इनको क्या कहते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग एंड डायायूरेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनमें हम दो ग्रुप्स करेंगे इनके, एक ग्रुप हम इधर लेके आएंगे और दूसरे ग्रुप को हम इधर ले आएंगे। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में ट्राइमटेरिन को इधर लेके आएंगे, ट्राइमटेरिन को, और दूसरे को अमीलोराइड को हम इधर ले आएंगे, अमीलोराइड, ठीक है ना। इसी तरह इस तरफ हमारे पास क्या होगा, एल्डोस्टेरोन हो, स्पारोनोलेक्टोन होगा, ये देखें स्पारोनोलेक्टोन होगा, इधर स्पारोनोलेक्टोन होगा, और इधर दूसरा हमारे पास ठीक है ना, इपिलिरिनोन, ठीक है ना, ये दोनों होंगे। तो ये दो ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हो गए। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में हमने इनको दो में तकसीम कर दिया, क्योंकि इन दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो है ये पोटेशियम स्पेयरिंग है, इनका मेन जो अल्टीमेट रिजल्ट सेम ही आता है, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये जो दोनों है ना, ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, स्पारोनोलेक्टोन एंड इपिलिरिनोन, जबकि ये जो ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड है ना, ये ब्लॉक करते हैं हमारे किसको, हमारे सोडियम चैनल्स को। यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स है ना, इनको ये ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। देखिए कि यहाँ से ट्राइमटेरिन ये ब्लॉक करेगा, सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा। जब सोडियम ज़्यादा नहीं जाएगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो सोडियम पोटेशियम एडीपीएसेस है ना, यहाँ पे ये भी स्लो होंगे, ठीक है ना, ज़्यादा कैल्शियम भी अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है, सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। जब ये स्लो होंगे, जब कैल्शियम अंदर सेल्फ कैल्शियम रिच नहीं होगा, पोटेशियम रिच नहीं होगा, ये पोटेशियम रिच नहीं होगा, तो फिर कैल्शियम का लॉस भी कम होगा, ठीक है ना। इसी तरह ये पोटेशियम का लॉस कम होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इनको एंटी कैलियूरेटिक ड्रग्स बोलते हैं इनको, या फिर पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स। हमने कहा था ना, जो भी ड्रग इस पॉइंट से लेके इस तरफ काम कर रही है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स इस तरफ, वो क्या करती है, वो करती है पोटेशियम को वेस्ट, ठीक है ना। जबकि यहाँ से इस तरफ काम करने वाली जो ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं, ये पोटेशियम को स्पेयर करती हैं, ठीक है ना। ये एंटी कैलियूरेटिक होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जब सोडियम अंदर नहीं जा पाता ना, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा होता है नॉर्मली, वो भी नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर रह चुका होता है, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज इधर रहता है ना, याद रखें, जो हमने कहा था कि नेगेटिव चार्ज पोटेशियम को पुल करता है इन चैनल्स के थ्रू, वो भी नहीं हो पाता, ठीक है ना, जिसकी वजह से कैलियूरेसिस ज़्यादा नहीं हो पाती, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। इसके अलावा याद रखें कि ये जो ड्रग्स हैं, ये सोडियम को, इस जगह में कितना सोडियम आता था नॉर्मली, 2 to 3
3%, ठीक है ना, 2 to 3%। यानी कि ये ड्रग्स अगर सोडियम को रोके भी, इस जगह में ज़ाया भी करें, तो नेट्रीयूरेसिस कितनी होगी, 2 to 3%, जो कि माइल्ड नेट्रीयूरेसिस, ठीक है। इसी तरह माइल्ड जो है डायूरेसिस होगी, ठीक है ना। जितना कम सोडियम जाएगा उतना कम पानी भी उसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इस एरिया में सोडियम हैंडलिंग ही 2 से 3% होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको वीक जो है ना डायूरेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि जब यहाँ पे चार्ज ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, तो हमने कहा था ना कि इंटरकैलेटेड सेल्स से प्रोटॉन लॉस भी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए यूरिन भी क्या होता है, लेस एसिडिफाइड होता है, ठीक है ना, लेस एसिडिफाइड होता है यूरिन, ठीक है, इसकी वजह से, इन ड्रग्स की वजह से, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें जो इपिलिरिनोन है, इपिलिरिनोन और स्पाइरोनोलेक्टोन्स, ये क्या है, असल में एनालॉग्स ऑफ एल्डोस्टेरोन है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स हैं ये भी पोटेशियम स्पेयरिंग ही हैं, ठीक है ना, लेकिन ये इनका काम करने का तरीका दूसरा है, ठीक है ना। ये ड्रग्स आते हैं, आके क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर आके, जहाँ पे हमने कहा था ना कि ये एल्डोस्टेरोन जैसे आता है, आके बाइंड होता है यहाँ पे, ये देखें, ये हमारा एल्डोस्टेरोन नॉर्मली आता है, इस जगह में बाइंड होकर रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है इस जगह में, ये देखें, ये रिसेप्टर, ये एल्डोस्टेरोन है और ये इसका रिसेप्टर है, ठीक है ना। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये दोनों ENS फॉर एग्जांपल स्पाइरोनोलेक्टोन को लेके आते हैं हम यहाँ से, तो स्पाइरोनोलेक्टोन इस जगह में एल्डोस्टेरोन की जगह में आके इधर आती है, आके इन रिसेप्टर्स के साथ ऐसे बाइंड हो जाती है स्पाइरोनोलेक्टोन। अब स्पाइरोनोलेक्टोन बाइंड तो होती है, लेकिन इसका जो DNA बाइंडिंग डोमेन है ना, इसको एक्टिवेट नहीं कर पाती, ठीक है ना, ठीक है ना। सब जो रिसेप्टर्स हैं, इंट्रासेलुलर साइटोसोलिक रिसेप्टर्स पे स्पाइरोनोलेक्टोन लगी होती है, एल्डोस्टेरोन के लिए जगह ही नहीं पड़ती, ठीक है। वो फिर स्पाइरोनोलेक्टोन यहाँ लगती तो है, उसके बाद यहाँ से आगे का काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो सारे काम नहीं होते जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन वगैरह mRNA की वजह से जो एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स बन नहीं पाते, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम पोटेशियम चैनल्स बन नहीं पाते, जो ऑलरेडी लगे हुए जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स है वो एक्टिव नहीं हो पाते। इसी तरह इस तरफ भी देखें, नए चैनल्स बन नहीं पाते, ठीक है ना। उसका जो साइटोसोल में चैनल्स है वो लग नहीं पाते, और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते ज़्यादा, तो ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम स्पेयरिंग हो रही होती है, और क्या होता है कि ठीक है ना, वही चीज़ें, ठीक है ना, लेस एसिडिफिकेशन, इसी तरह लेस कैलियूरेसिस, ठीक है ना, और पोटेशियम स्पेयरिंग हो रही होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो गेम सारी वही है। देखें, जब ये ब्लॉक होता है तो ये चैनल ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते, ये भी नहीं होते वेज़ोलेटरल वाले, और जो कि सोडियम पोटेशियम एडीपीएसेस हैं, और ये भी नहीं होते, तो क्या होता है, सोडियम इधर ज़्यादा स्टे करती है। जब ज़्यादा सोडियम इधर होती है तो ये नेट्रीयूरेसिस भी हो गई, ठीक है, नेट्रीयूरेसिस हो गई, ठीक है ना। साथ साथ इधर वो चार्ज नहीं बन पाता, नेगेटिव चार्ज बन नहीं पाता,